Hello friends, welcome back to Maths to Madness. And in today's session, we will discuss some important questions asked in CGL 2024 exam. And though all questions are basically very basic, like based on very basic concepts, but have a little bit calculation. So we will try to learn here how to tackle these calculative questions while attempting any exam. So चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए. Get ready to take your maths to the level of madness. सो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोनू एंड मोनू बाई गुड्स फॉर रुपी 2500 एंड रुपी 4500 रेस्पेक्टिवली. सोनू और मोनू ने कुछ गुड्स खरीदी जिनकी जो कीमत है, सोनू की जो गुड्स की कीमत है, उसके सामान की जो कीमत है वो क्या है, 2500 है. और ऐसे ही मोनू के जो सामान की कीमत है वो 4500 है. आगे क्या बोलता है, सोनू जो है वो क्या करता है, एक सेकंड, मार्क्स हिज गुड्स अप बाई वाई%. सोनू अपनी जो चीज़ें हैं, अपना जो उसके पास उसका आर्टिकल वगैरह जो भी है, उसको वाई% से मार्कअप कर देता है. जबकि मोनू क्या करता है, अपनी गुड्स को, अपने वस्तु को मार्क्स अप बाई 2y% एंड ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ वाई%. यानी सोनू क्या करता है, सोनू केवल वाई% से मार्कअप करता है, जबकि मोनू 2y% से मार्कअप करने के बाद वाई% का डिस्काउंट भी ऑफर करता है. ठीक है. फिर आगे क्या बोला है, इफ बोथ मेक द सेम प्रॉफिट, अगर दोनों सेम प्रॉफिट अर्न करते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं. अगर मोनू के प्रॉफिट की मैं बात करूं तो मोनू का प्रॉफिट मैं लिख लेता हूं, एक सेकंड. मोनू का प्रॉफिट क्या होगा, 2500, और जितना इसने मार्कअप किया ऊपर यही इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी वाई% ऑफ 2500. इन केस ऑफ मोनू, मोनू के केस में क्या है कि उसने, मैं साइड में कर रहा हूं यहां पे, आप ध्यान देना थोड़ा सा, उसने 2y से इंक्रीज किया. किससे, 2y से अपना मार्कअप किया, और y से क्या कर दिया, कम कर दिया, डिस्काउंट कर दिया. तो यानी मैं ए बी रूल जो मेरे पास होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, उससे इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकाल सकता हूं क्या यहाँ से. जो भी होगा, क्या नाम है, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज मीन्स प्लस हो माइनस हो जो भी हो. ठीक है. तो प्लस 2y माइनस वाई एंड प्लस 2y इंटू माइनस वाई अपॉन 100. तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज जो आएगा, क्या नाम है, क्योंकि प्रॉफिट ही बोला है, ऑब्वियस सी बात है कि तो पॉजिटिव ही चेंज आएगा, इंक्रीज ही होगा बेसिकली. y माइनस के आपका ये हो जाएगा, 2 से जाएगा 50 टाइम्स y² अपॉन 50. ये आपका हो गया मोनू के केस में इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, इतना परसेंट. तो यानी बेसिकली मोनू का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 4500 इंटू वाई माइनस के y² अपॉन 50, इतना परसेंटेज. समझ आई बात भाई. सोनू ने क्या किया, सोनू ने 2500 रुपए को y% से मार्कअप कर दिया, यानी उसका जो प्रॉफिट होगा y% ऑफ 2500. मोनू का जो प्रॉफिट होगा, मोनू का प्रॉफिट क्या होगा, 4500 का जो जो भी यहां पर परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यानी 2y और y के कॉम्बिनेशन से मिलके a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 का यूज करके मैंने इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकाला. तो उसका बेसिकली क्या है कि इतना इंक्रीज हुआ होगा, क्या नाम है, 4500 रुपए को y माइनस y² अपॉन 50% से चेंज करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा प्रॉफिट होगा. तो दोनों को क्या है, दोनों प्रॉफिट क्या है आपके, इक्वल है. समझ आ रही है ये बात. तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, और ये आपका 5 जाएगा, ये 5 जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली ये 5y हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई करके 9y हो गया, ये 9y हो गया ना. तो 9y, और ये राइट हैंड साइड में जब आएगा, मैं ऐसे कह रहा हूं देखो, 5y इक्वल 9y माइनस के 9y² अपॉन 50, इसकी मैं बात कर रहा था बस. तो आपका 9y, जस्ट सेकेंड, 9y² अपॉन 50, ये LHS में आ गया, और ये इधर चला गया, ये 4y हो गया. तो आपका कह सकते हैं क्या कि y से y कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल क्या होगा, 54 जा 200 अपॉन 9. y की वैल्यू ही आपसे पूछी गई थी, तो y की जो वैल्यू है आपकी क्या है, 200 अपॉन 9. ठीक है. आई होप, मतलब क्वेश्चन देखने में एकदम अटपटा सा लग रहा है कि y क्या घुसा दिया यार ये इसमें. ठीक है, लेकिन जब आप बनाने गए तो आसानी से बन गया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 अपॉन 9. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है,
ए ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस। एक ग्रोसर यानी जो ग्रोसरी की जो शॉप चलाता है बंदा, उसको ऐसा शॉपकीपर जो ग्रोसरी वगैरह सेल करता है, वो क्या करता है, प्रोफेसेस यानी क्लेम करता है, इसका मतलब होता है क्लेम करना, टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस, यानी वो कॉस्ट प्राइस पर अपना राइस बेचने का क्लेम करता है, बट पीछे से क्या करता है, बट यूजेज ए फेक वेट, यूजेज ए फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg, यानी 1 kg के लिए 870 ग्राम का जो है वो यूज करता है, यानी 870 ग्राम यूज करता है, लेकिन ग्राहक जो होगा, कंज्यूमर जो होगा, उसको दिखाई देता है कि भाई 1 kg ही है। ठीक है, नीचे चुंबक वगैरह चिपका के जैसे कर देते हैं, क्या नाम है, आपने देखा होगा अपने नियर बाई प्लेसेस वगैरह में। क्या बोला इसने, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो वैसे क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन का क्वेश्चन है, क्या है कि मतलब ये तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, 870 ग्राम है, इधर 1 किलोग्राम है, सिंपल सा 130 दिख रहा है, लेकिन आप ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन कितने क्लोज क्लोज ऑप्शन है, और फिर डेसिमल में है, क्योंकि डेसिमल में आपको अप टू 2 डेसिमल दिया हुआ है ना, तो आप प्रीसाइजली तो नहीं बता सकते क्या आएगा आपका। तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो पर्पज है मेरा इस क्वेश्चन को डालने का। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, एक तरफ आपका सीपी हो गया, दूसरी तरफ आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया। अब वो क्या करता है, 870 ग्राम वस्तु देता है, राइस देता है, 870 ग्राम देता है, लेकिन पैसे क्या लेता है, पैसे लेता है 1000 ग्राम के। क्योंकि अगर मैं मानूं क्या, कि भाई 1 ग्राम की जो वो है, क्या नाम है, 1 ग्राम की सॉरी 1 ग्राम का जो आपका कीमत है वो क्या है, वो 1 रुपी मैंने कंसिडर कर लिया, सपोज कर लिया कि 1 ग्राम की जो कीमत है वो 1 रुपी है। तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी, 1 किलो की कीमत होगी 1000 रुपये। ठीक है, काफी महंगा चावल हो गया देखो, 1000 रुपये 1 किलो की कीमत हो गई। अब दुकानदार क्या कर रहा है कि भाई मैं तो 1000 में लाता हूँ, 1000 में ही बेचता हूँ, लेकिन वो कर क्या रहा है, आप देखो, वो 1000 ही ले रहा है, बात तो उसकी सही है, सेलिंग प्राइस 1000 ही ले रहा है, लेकिन 1000 में 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, वो दे कितना रहा है, केवल वो केवल 870 ग्राम दे रहा है, 870 ग्राम दे रहा है इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। तो यानी अगर मैं इसको पैसे में भी देखूं, तो 870 रुपये की वस्तु, 870 रुपये की जो वस्तु है उसके बदले 1000 रुपये वो चार्ज कर ले जा रहा है। तो यहां पर कितने का प्रॉफिट हो गया, यहां पर 130 का प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली यहां तक तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो 130 अपॉन किस पे, 130 का प्रॉफिट किस पे, 870 पे, क्योंकि उसने तो 870 ही तो दिया है ना, बाकी 130 उसने बचा के रख लिया, 130 रुपए का सामान उसने अपने पास में रख लिया, वो किसी और को दे देगा। ठीक है, तो 130 जो है ये अब इससे मतलब क्या है, ये प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 130 किस पे, सीपी पे, 130 अपॉन 870 इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट की आपकी वैल्यू हो गई, प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू हो गई ये आपकी 130 अपॉन 870 इंटू 100। तो अब आया है कैलकुलेशन वाला पार्ट, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, यानी 1300 अपॉन 87। अब आप इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करना थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को देख लो, उसको सॉरी ऑप्शंस को देख लो, तो सारे जो ऑप्शंस है ना, 11 14 15 18 सारे ऑप्शंस 10 से तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर है, लेकिन 20 से क्या है, लेस देन है, 20 से छोटे हैं। तो बेसिकली मेरा आंसर जो आएगा 10 प्लस आएगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं 870 की टर्म में, ओ सॉरी 87 के टर्म में, 87 के टर्म में क्या हो जाएगा, 870, क्योंकि 10 टाइम्स होता है। ठीक है, प्लस आगे कितना बच गया, आगे बच गया 900 400 1300, यानी 430, 430 मेरा ये बच गया अपॉन 87। तो यहां से क्या हो गया, 10% तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 870 अपॉन 87 प्लस ये आपका 430 अपॉन 87। अब इसको डिवाइड करो, अब 87 से अगर आप मल्टीप्लाई करो 5 को, ये क्या होता है देखो, 87 इंटू 5, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 85 या 435, 435। ठीक है, तो यानी ये 5 टाइम पूरा पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन 15% के आसपास तो है ना, तो हमें लग रहा है कि 15% के आसपास है, लेकिन 15% से कम है, जो कि एक ही ऑप्शन है। अगर आप देखना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो क्या, कि 10% प्लस, भाई 5 टाइम्स तो नहीं जा रहा है ये, लेकिन 4 टाइम तो जाएगा ना, 4.ab% समथिंग होगा, यानी 14 पॉइंट ए बी, जो कि कोई डिजिट्स है, ए बी परसेंट ऐसे कुछ मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी ऐसा ऑप्शन है 14.94%। तो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, केवल इस पार्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर रख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स, वो मार्क कब करता है अपनी गुड्स को, बाई 30% से। ठीक है, अपनी कोई सामान लेके आया, 30% उस पर लिख दिया, क्या नाम है कि भाई एक्स्ट्रा लिख दिया, यानी 100 रुपए की कोई चीज लेके आया, 130 लिख दिया। देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फिर उस पर डिस्काउंट भी देता है, भला बनता है कि देखो यार मैं तो क्या है कि डिस्काउंट देता हूँ 10% का। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या करता है, ही यूजेज ए फॉल्टी बैलेंस, यानी इतने पे भी काम नहीं चला बंदे का, अब क्या कर रहा है, फॉल्टी वेट यूज कर रहा है 1 kg फॉर 870 ग्राम। 1 kg मतलब विच रीड्स 1 kg, 870 ग्राम को 1 kg रीड करती है उसकी जो मशीन वगैरह है, क्या नाम है, तराजू वगैरह जो है। तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, क्या नाम है, सीपी और एसपी कैसे। भाई 10 रुपए की चीज को आप मार्कअप कर दे रहे हो 13 रुपए, यानी 30% इंक्रीज, 10 से 13 हो गया है, 3 रुपए बढ़ा दिया आपने। फिर आप बोलते हो कि यार मैं तो क्या है कि 10 रुपए की चीज को भी 9 रुपए में दे देता हूँ, इतना भला आदमी मैं हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि यार ये बंदा जो है ना, ये 870 ग्राम ही चीज, वस्तु या कोई भी आर्टिकल सेल करता है इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम, और चार्ज कर ले रहा है, क्या नाम है, 1000 ग्राम के पैसे। ठीक है, मतलब 870 ग्राम जो है, देता तो 870 ग्राम है, लेकिन पैसे लेता है 1000 ग्राम के, क्योंकि उसकी जो मशीन है वो रीड करती है। आप क्या करोगे, वो तोलेगा 870 ग्राम, लेकिन आपको दिखाई देगा 1000 ग्राम। ठीक है, नीचे कुछ वही क्या नाम है, फोल्टी वेट वगैरह जो भी यूज किया होगा उसने। ठीक है, तो उसको जो प्रॉफिट हो गया, यहां से भी कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं सीपी और एसपी के टर्म में। आप एक चीज देखिए यहां से, क्या कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, और ये 10 और 10 10 × 10 यानी 100 से ये 100 भी कैंसिल हो गया। तो यानी आपके पास 87 और 117 ये हुआ, यानी ये अगर आपके पास सीपी है तो 117 क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। तो अब इसको फर्दर आप डिवाइड करना चाहो 3 से, फर्दर डिवाइड हो जाएगा ये 3 से। मैं लिख देता हूँ एक सेकेंड। ये आपका हो जाएगा 29 3 से, और ये हो जाएगा 39। अगेन थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, 29 +10 तो यानी आपका प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट परसेंट यहां पर कितना होगा आपका, 10 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे, 29 पे, 29 पे इंटू 100। तो अब देखो क्या करोगे आप, ये हो गया आपके पास 1000/29, 1000/29 हो गया ये, 1000/29। तो अब क्या करना है देखो, अब 29 से इसको डिवाइड करो, 100 को अगर मैं देखूं तो 87, 29 3 जा 87। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं क्या, कि 870 प्लस अगेन 130 बनेगा ये, अपॉन 29। अब 29 से तो ये पूरा पूरा जा रहा है 30%, पूरा पूरा चला गया 30%। अब 29 से 130 को देखोगे तो कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग परसेंट जो भी होगा, 4.8%। देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, 34.84 एक ये ऑप्शन हो गया, और एक ये ऑप्शन हो गया। तो हमें नहीं पता कौन सा है, क्योंकि बहुत ही क्लोज मतलब दे रखा है। लेकिन आप एक चीज देखो यहां से, क्या कि ये आपका 130 है ना, तो अगर आप इसको डिवाइड करो ऐसे 130/29, तो कितना आएगा, 4 पॉइंट, आपके पास कितना बच गया, 29 4 116, यानी 14 अभी बच गया। 14 यानी डेसिमल के बाद 140/29 हो जाएगा, इस तरीके से 140/29 डेसिमल के बाद। ठीक है, तो 29 5 होता है, तो यानी 4.5% समथिंग क्लोज होगा ये, 4.5 के आसपास, क्योंकि 29 5 जा 145, ये 140 है। आ रही है समझ मेरी बात। मैंने क्या किया, आपको डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ एक सेकंड, इस साइड 130/29, 29 से 4 टाइम जाएगा ये, 116 आ गया। आप क्या करोगे, 14 आपने निकाल उतार लिया, डेसिमल लगाया 140। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वैसे तो 4 टाइम ही जाएगा ये। ठीक है, तो 4 टाइम वाला मेरा ऑप्शन ऊपर था शायद, ये था, ये आंसर हो जाएगा। अदरवाइज तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 29 5 जा, क्योंकि 140 है ना, 29 5 जा यानी 4.5 समथिंग, 4.5 समथिंग जो है मेरा ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक करके थोड़ा सा थोड़ा मतलब ट्राई किया करो, उससे क्या होता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी अलग अलग दिशाओं में काम करना शुरू करती है बेसिकली।
ठीक है, तो ऐसे सोचोगे तो ही मतलब अप्लाई कर पाओगे। जब तक आप ये इन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन मेथड्स पे, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे कि भाई मैं तो वहीं पे एग्जाम में तो कर लूंगा। जब तक यहाँ पर नहीं देखोगे बार बार प्रैक्टिस करके ये चीज, मतलब ब्रेक करके मल्टीप्लाई वगैरह करना, और टू डिजिट वाले जो नंबर्स हैं उनका, उनके सम पे मास्टरी हासिल करना, उनके डिफरेंस पे मास्टरी हासिल करना, तो ये चीजें आप किया करो ताकि आपको किसी भी एग्जाम में मतलब बेनिफिट मिले। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन मतलब उसी तरीके से अच्छी होगी कि आपकी कम से कम 2 डिजिट वाला जो सम है उस पे मास्टरी हो, 2 डिजिट वाले डिफरेंस पे मास्टरी हो, और कम से कम 2 डिजिट वाली जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह है ब्रेक वगैरह करके उस पे मास्टरी, थोड़ी थोड़ी मतलब मास्टरी भी नहीं तो थोड़ी पकड़ तो हो कम से कम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। क्या बोल रहा है? मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जो है 26% ज्यादा है। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, वोट विल बी द लॉस परसेंटेज। ठीक है, देखते हैं क्या। भाई आप सीपी है, सीपी सपोज किया कि आपका 100 है, मार्क प्राइस क्या है? 26% ज्यादा है। कितना है? 26% ज्यादा है, यानी 126 हो गया, क्योंकि 26% ऑफ 100 कितना होगा? 26 ही होगा। अब फिर क्या है कि आपको एसपी जो है ना, एसपी डिस्काउंट के बाद है कितना? 32% का आप डिस्काउंट दे रहे हो। इसको रेड से लिख देता हूं, माइनस में है तो, एक सेकंड, माइनस के 32%। तो यहां पर ये क्या होगा आपका? सेलिंग प्राइस बेसिकली क्या होता है? आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा बेसिकली। तो 126 का 32% क्या होगा? कैसे निकालेंगे? 126 का 32% निकालने में थोड़ी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वही अगर आप थोड़ा सा ब्रेक कर लो इसको, 125 प्लस 1, अगर इसको लिख लो 125 प्लस 1, इसका 32% निकाल लो। अब आप इसका 32% कैसे निकालोगे? देखो कैसे आसानी रहेगी आपको, मैं बता देता हूं यहां पर। एक सेकंड इधर लिख देता हूं। ये आपका हो जाएगा 125 इंटू 32/100, यानी 125 का 32% प्लस एक जो बच गया, ये जो 1 बच गया, 1 का 32%, यानी आपका 0.32 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको कैंसिल आउट करो। 25 चौके, 25 पंजे, 4 अट्ठे 32, 5 अट्ठे 40, यानी 40.32, इतना आपको डिस्काउंट जो है देना पड़ेगा। अब आप एक बात दो, आपकी सोच तो क्या थी कि आपने 100 को बढ़ाकर क्या कर दिया? आपकी सोच क्या थी? 100 को बढ़ा के आपने 126 कर दिया, ये किया था ना। यानी आप क्या चाह रहे थे? आप चाह रहे थे कि भाई मुझे जो है ना 26 रुपए का लाभ हो, लेकिन कुछ भी सिचुएशन रही होगी, कोई कारण रहा होगा, आपको डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट के लिए मजबूर होना पड़ा देने के लिए। और डिस्काउंट आपने देखो कितना दे दिया, आपने डिस्काउंट दे दिया ये आपका 40.32, तो यानी 26 तो आपका गया ही गया, एक्स्ट्रा 14.32 और चला गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो नुकसान है, जो लॉस जो आपका परसेंटेज है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा माइनस के 14.32%। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से हमने इसको क्वेश्चन को बना लिया। अदरवाइज तो आप क्या करते? 126 का 32% निकालते, फिर वो माइनस करते, और फिर वो 100 में से माइनस करते, तो अलग ही सी आपका हो जाता। या 126 का 68% निकालते, वो फिर 100 में से माइनस करते, जो आपका लॉस आता। तो ऑप्शन डी विल भी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बस मतलब ब्रेक किया हमने, थोड़ा सा वाइजली सोचा है और क्वेश्चन बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज फाइंड करना है किसका? गिवन दैट प्रिया सोल्ड स्कूटर, प्रिया ने क्या कर दिया? स्कूटर को बेच दिया फॉर इतना रुपया, 42,564 रुपया, इसमें उसने बेच दिया। गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस का जो विक्रय मूल्य का 1/6। इसने क्या बोला? भाई प्रिया ने जो स्कूटर बेचा वो इतने रुपए में बेच दिया, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी इसी का 1/6 जो है उसका प्रॉफिट है। नहीं समझ में आई? मैं समझा रहा हूं कि 42,564, इसका जो 1/6 है ना, वो उसका गेन है या प्रॉफिट है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इस नंबर से बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि परसेंटेज वगैरह पूछा है यहाँ पे, आप पूछा है ना गेन परसेंटेज। तो आप कोई नंबर ऐसा मान लो, क्या नाम है, सेलिंग प्राइस को ऐसा मान लो जो 6 का मल्टीपल हो। सपोज किया मैंने कि सेलिंग प्राइस को 6 ही मान लिया मैंने, और
प्रॉफिट आपका क्या है, प्रॉफिट या गेन जो भी आप बोलो, प्रॉफिट या गेन, गेन भी लाभ ही होता है, वो क्या है, वो इसका 1/6 है। तो यानी 1/6 क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया। 6 रुपए की कोई आप चीज बेच रहे हो, उस 6 रुपए में 1 रुपए का प्रॉफिट भी है, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 5 रुपए रहा होगा ना, क्योंकि 5 में एक ऐड होकर ही तो 6 हुआ होगा। भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस आपका होता है क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये है। तो सेलिंग प्राइस आपका 6 है, प्रॉफिट आपका क्या है, 1 है, 1 ये इधर चला गया, तो आपका सीपी जो है ये 5 आ गया ना। तो ये समझा रहा हूं बस मैं। तो यानी 1 रुपए का लाभ हो गया 5 रुपए के ऊपर, 5 रुपए के सीपी के ऊपर, 1/5 इंटू 100, क्योंकि गेन परसेंटेज हमारा सीपी पे निकलता है, तो इसलिए हमने सीपी निकाला यहाँ पे पहले। तो 20% जो होगा मेरा गेन परसेंट होगा। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी और आपको समझ आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, पी एंड क्यू टेक पार्ट इन 400 मीटर रेस। पी और क्यू क्या करते हैं, एक 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और पी जो रन करता है वो एट 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पी गिव्स क्यू ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, यानी क्यू को पी ने क्या कर दिया, 20 मीटर का स्टार्ट भी दे दिया, अपने से 20 मीटर आगे खड़ा कर दिया, लेकिन स्टिल बीट्स हिम बाई 13 सेकेंड्स। क्यू को आगे खड़ा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको 13 सेकंड से मतलब हरा दे रहा है, यानी 13 सेकंड पहले पी जो है फाइनल जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां पर पहुंच गया, ठीक है। स्पीड ऑफ क्यू ज्ञात करनी है, हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, अगर बन पाया तो हमसे। ये है बेसिकली, यहां पर खड़ा है पी, क्यू को बोल दिया कि यहां पर जाके खड़ा हो जा, 20 मीटर, कोई नहीं देख रहा, जा चला जा, मेरे जैसा आदमी भी तुझे नहीं मिलेगा जो इतने आगे खड़ा कर देगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो तो जोक से पार्ट। तो ये हो गया आपका 380 मीटर, क्योंकि 400 मीटर का पूरा ट्रैक है। तो अब हमारे पास देखो क्या है कि इसकी डिस्टेंस जो है हमारे, हमें हमको वो चीज पता है, डिस्टेंस भी हमें पता है, और पी की हमें स्पीड भी पता है, तो हम पी का टाइम निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है कि क्यू की स्पीड निकालनी है। तो क्यू की स्पीड निकालने के लिए अगर हमें क्यू का टाइम पता हो, तो 380 को हम डिवाइड कर देंगे क्यू के टाइम से। और क्यू का टाइम कैसे पता चलेगा, जो पी का टाइम होगा उसमें 13 सेकंड ऐड कर देंगे हम, क्योंकि बंदा पी क्या बोल रहा है, पी यहां पर पहुंच गया जितने भी टाइम में पहुंच गया, क्यू अभी तक कहीं पे यहीं पे है, यानी 13 सेकंड पहले पहुंच गया पी इससे, और ये अभी तक भी मतलब पहुंच नहीं पाया फाइनल डेस्टिनेशन पे। 13 सेकंड इसको और लगेंगे, और किसमें, केवल और केवल इस 380 मीटर को कवर करने में 13 सेकंड का और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसको। तो पहले तो चलो क्या नाम है, इसका टी का वो निकालते हैं, क्या नाम है, पी का टाइम निकालते हैं, पी का टाइम निकालते हैं। पी का जो टाइम होगा, ये सॉरी क्या ठीक तो लिखा था, हाँ, पी का जो टाइम होगा वो क्या होगा, आपका 400 मीटर आपकी रेस है, और आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हो, लेकिन इसको चेंज करो, किसमें कन्वर्ट करो, क्या नाम है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर है नीचे, मीटर पर सेकंड में होगा, तो टाइम जो आएगा वो सेकंड में आ जाए, सेकंड्स में आ जाएगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, नीचे कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, 6×2 = 12, 6×3 = 18, ठीक है। 6×2 = 12 कह लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अब ये क्या हो गया, एक सेकेंड, 2 और 5, ये 2 और 5, 10 से एक जीरो और चली गई, 40×3 हो गया, 40×3, यानी 120 सेकंड लग रहे हैं किसको, आपके पी को पहुंचने के लिए। तो अगर पी को पहुंचने के लिए 120 सेकंड लग रहे हैं 400 मीटर कवर करने में, लेकिन क्यू को क्या लग रहा है, क्यू का जो टाइम है ना, टाइम ऑफ क्यू, ये क्या है, ये 120 + 13, क्योंकि पी ने क्यू को बीट कर दिया 13 सेकंड से, यानी क्यू कहीं अभी यहीं पर है, और पी वहां पर पहुंच गया आगे, और 13 सेकंड पहले पहुंच गया, तो यानी पी जो है आपका, वो सॉरी क्यू जो है, क्यू को 13 सेकंड और लगेंगे अभी, तो यानी 133 सेकंड जो है क्यू को लगेंगे, कितनी डिस्टेंस कवर करने में, 380 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में। अब क्यू की स्पीड निकालना अगर चाहो, एस क्यू इक्वल क्या होगा आपका, 380/133, 133, आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, ये, लेकिन इसने एक चीज और क्या, ये हमारी जो
स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन ऑप्शन सारे आप देख पा रहे होंगे किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करो, इसको साथ में ही मल्टीप्लाई कर लो किसे, ये मीटर पर सेकंड में हालांकि स्पीड आ गई है, इसको मल्टीप्लाई कर लो किसे, 18/5 से, टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। 18/5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 18/5 चलो ठीक है, एक सेकंड, लेकिन 18/5 ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बढ़ गई है ये, तो कैलकुलेशन को कैसे टैकल करें, कैलकुलेशन को कैसे टैकल करें भाई। 385 से डिवाइड कर दूं क्या, या ऐसा कर लेता हूँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 5 जा 10 से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपके पास क्या बचा, 38 इंटू 36 अपॉन 133, ये आपके पास बच गया। तो अब क्या करो, 38 इंटू 36 करो। कैसे करोगे, आप पहले ऐसा कर लो, इसको 38 को ऐसे लिख लो, 36 प्लस के 2, मतलब ये काम माइंड का है, ये यहाँ पे लिखने का काम नहीं है, ये आपको दिमाग में कर देना है। 36 सदाबहार नंबर है, सदाबहार संख्या है ये एक, इसका तो आपको क्या नाम है, स्क्वायर जो है पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296 प्लस 36 टू जा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, अपॉन 133। ये सारा दिमाग में होना है काम, ये लिख के मैं दिखा रहा हूँ बस यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, चार यहाँ पर ऐड हो गया, 1368, 1368 अपॉन 133। अब देखो कितना आसान हो गया, मतलब ये दिखने में कैलकुलेशन थोड़ी हैवी लग रही थी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया गया है, मतलब एग्जामिनर ने भी ऐसे डिजाइन किया है कि आप अगर थोड़ा बुद्धि से सोचो ना तो आपको घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। कैसे, 1330 कर लो इसको, प्लस आपका 38 बच गया आगे, अपॉन 133। तो 133 से ये जाएगा, इतना पार्ट देखो आप, इतना पार्ट देखो ना, ये जो है ये 10 टाइम्स चला गया। तो देख रहे हो ब्रेकिंग पावर क्या होती है, ठीक है। डिवाइड एंड रूल जो होता है ना वो यही होता है, 10% प्लस 38 अपॉन 133। नंबर्स को डिवाइड करो और उनके ऊपर रूल करो, राज करो। तो अब ये देखो कितना होगा ये, अगर आप इसको डिवाइड भी करो, 13×2 = 26, 13×3 = 39 तो जाएगा नहीं, तो 10 पॉइंट कितना होगा, 10.2 समथिंग होगा। ऑप्शन है क्या कोई ऐसा, 10.2 समथिंग, हाँ है तो 10.29। तो बस हो गया 10 पॉइंट, मैं ए बी परसेंट जैसे मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह करता नहीं हूँ, आप लोग ही करते हो इतनी कैलकुलेशन। 10.AB%, ठीक है। तो 10.29% मेरा क्या है, ये आंसर आ गया, ठीक है। AB% तो ये भी था 10.87, लेकिन यहाँ पर हमको दिख गया था कि 26 तो जाएगा, 3 टाइम्स नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर 38 है ना कि 39 वगैरह, और 133 अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा आपका 399, जबकि ये 380 वगैरह भी 380 वगैरह ही बनेगा अगर आप डेसिमल वगैरह लगा के करते भी हो तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी बढ़िया से अंदाज में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 हमारे पास है क्या, कि इफ P cos A बराबर 2Q sin A, ओके, एंड 2P cosec A माइनस Q sec A बराबर 3, देन वैल्यू ऑफ P² + 4Q²। ओके, पी क्यू भी दे दिया और साइन ए वगैरह भी दे दिया। अगर यहाँ पर जीरो में पुट करूँ, कोस ए बराबर जीरो हो गया, इधर जीरो हो जाएगा, कोस ए के जीरो, यानी ये नॉट डिफाइन वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो जीरो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक चीज आप देख पा रहे हो क्या, कि इधर आपका कोस ए है, इधर आपका क्या है, साइन ए है। तो दोनों अगर 45 अगर आप वैल्यू रख के एक बार ट्राई करो तो ये कैंसिल हो जाएंगे बेसिकली भाई। कोस क्या नाम है, कोस 45 जो होता है ना, वो साइन 45 के बराबर ही तो होता है, साइन 45 के बराबर ही तो होता है, 1/√2। तो अगर आप 45 डिग्री की वैल्यू रखते हो यहां पर इस इक्वेशन में, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये जो पहले वाली इक्वेशन है ये वाली, यहां से क्या होगा, P बराबर 2Q आपके पास आ गया, क्योंकि कोस ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब दूसरी इक्वेशन में इसमें रख के देखो क्या नाम है, इसमें एक सेकेंड, P की वैल्यू भी रख डालो इसमें, P = 2Q है ना, तो आपके पास हो गया 4Q। और कोसेक 45 आपके पास होता है √2 माइनस Q इंटू, ये आपके पास होगा सेक 45, ये भी √2 होगा, इक्वल आपका आ गया 3, ठीक है। तो 4√2 एंड 4√2Q ऐसे हो गया, 4√2Q माइनस के √2Q, √2Q नहीं बोल रहा हूँ यार मैं, क्यों रूठूंगा भाई, √2Q है ये,
ठीक है, मुझे रूट ना वगैरह पसंद नहीं है। तो ये आपका हो गया कितना, 3√2 इक्वल आपका हो गया 3। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की जो वैल्यू है यहां से ये आपकी आ गई है 1/√2। Q की वैल्यू 1/√2 और P की वैल्यू क्या थी, 2Q थी, तो 2 इंटू 1/√2। तो यानी P की जो वैल्यू आ गई वो √2 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, ऊपर ही निकाल देता हूं मैं, कलर डिफरेंट कर लेंगे आपको अगर ऐसी कोई परेशानी वाली बात है तो। आपको क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस के 4Q² इक्वल क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्या है भाई, पी स्क्वायर है आपका √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू क्यू का स्क्वायर, क्यू क्या है 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 2 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा 4 जो है, और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। 4 मेरा आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, बाकी इसको अगर आप थोड़ा सा ये सोचते हो कि यार मुझे तो इसका बेसिक भी सीखना है, कुछ कुछ लोगों को होता है ना कि बेसिक बेसिक भी बता दो इसका, तो बेसिक भी ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। चलो पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, P क्या था, कोस ए बराबर P कोस ए इक्वल क्या था भाई, बताओ यार, 2Q साइन ए, 2Q साइन ए ये था हमारे पास। तो यहां से क्योंकि नेक्स्ट जो इक्वेशन है ना उसमें 2P वगैरह यूज हुआ है एक जगह, तो P की वैल्यू यूज करी जा सकती है यहां से, यहां पर ना P यूज हुआ है तो P की वैल्यू यूज करी जा सकती है। पहले P की वैल्यू मैं यहां से निकालने का कोशिश करता हूं, P की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी 2Q साइन ए अपॉन कोस ए, 2Q साइन ए अपॉन कोस ए, या ऐसा 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 कह लो 2Q साइन ए, क्योंकि ऊपर हमने sec ए देखा था, 2Q साइन ए इंटू sec ए हो गया ये, 2Q साइन ए इंटू sec ए। तो अब जो इक्वेशन आपकी ऊपर है क्या थी वो इक्वेशन, 2P कोसेक ए, 2P कोसेक ए, P की वैल्यू आपने रख दी 2Q साइन ए इंटू sec ए, और इंटू क्या था उसमें ऊपर, ऊपर जो था कोसेक ए था। ये ये भी माइंड में होना है, इतना काम उसमें नहीं करना है, क्या नाम है, पेपर वगैरह पे, माइनस क्यू sec ए। ठीक है, क्योंकि आपको दिख गया होगा अभी तक जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पे, क्या दिख गया आपको, दिखा कुछ, नहीं दिखा, दिखा देते हैं। साइन ए से कोसेक ए गया, क्योंकि कोसेक ए 1/sin ए होता है ना। अब यहां पर क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4Q sec ए माइनस Q sec ए इक्वल 3, या आप ऐसा कह सकते हो क्या कि 3Q sec ए हो जाएगा, 3Q sec ए इक्वल 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से आपका 3 गया। तो यानी Q की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो Q की वैल्यू आपकी यहां पर क्या आ गई, 1/sec ए, 1/sec ए का मतलब होता है कोसे, Q की वैल्यू आ गई कोसे। अब आप P की वैल्यू निकालोगे, P की वैल्यू तो आपको आपके पास ये थी ना, तो इसमें रखो, P इक्वल क्या आ जाएगा, 2 इंटू कोसे इंटू साइन ए इंटू sec ए। अब देखो कितना बढ़िया हिसाब रहा, क्या नाम है, अगर बेसिक से भी हम जा रहे हैं तो कोस ए से sec ए चला गया, तो यानी P की जो वैल्यू आ गई 2 साइन ए आ गई, कितनी आ गई, 2 साइन ए आ गई। आपको पूछा क्या है निकालने के लिए, क्या बोला गया है, निकालने के लिए आपको बोला गया है पी स्क्वायर प्लस के क्या था 4Q², पी स्क्वायर प्लस 4Q², तो P की वैल्यू क्या है 2 साइन ए का स्क्वायर भाई साहब, प्लस 4Q की वैल्यू है कोस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर ए प्लस के 4 कोस स्क्वायर ए, 4 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी आंसर आ गया आपका 4 अगेन। ठीक है, तो कैसे भी करो आंसर तो देखो सेम ही आना है, और मैंने वैल्यू पुटिंग से भी बता दिया है क्वेश्चन ये, और वैसे भी बता दिया है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा आसानी से। सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, यानी दो जो कैंडिडेट है उनके बीच में चुनाव करवाना है, y% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, y% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, 10% ऑफ द वोट्स, जो टोटल वोट्स है ना उसमें से वोट्स कास्ट,
10% ऑफ द वोट्स कास्ट, यानी जितने लोगों ने वोट डाला, वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 10% वोट जो है डाले गए वोटों के, 10% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। वाइल ऑल द वैलिड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, बाकी जितने भी वैलिड वोट्स हैं वो उन दो कैंडिडेट को ही मिले हैं, वहां पे कोई तीसरा बंदा नहीं है, बस ये बताया है, ठीक है। इतना तो अंडरस्टूड ही होता है जब पहले ही बोल दिया कि दो कैंडिडेट है वहां पे। The candidate who got 59.375% of the valid votes, the candidate who got इतना परसेंट of the valid votes cast was declared elected by इतने votes हैं। If the number of people eligible to vote in election was this, what is the value of y? अच्छा, यानी एक बंदा जिस वैलिड वोट का जिसको इतना मिल जा रहा है वो जीत गया है 2484 वोटों से, ठीक है। तो 16,000 लोग टोटल वोट कर सकते हैं। तो वैसे सिंपल वन लाइन अगर बनाकर इसको करना चाहो वन लाइन से भी हो जाएगा, और रिवर्स से अगर पकड़ना चाहो, यहाँ से रिवर्स से पकड़ो क्वेश्चन को तो यहाँ से भी हो जाएगा। पहले वन लाइन वाला बता देता हूँ आपको। वन लाइन वाला सोल्यूशन क्या होगा भाई, मेरे पास क्या है कि 16,000 लोग हैं, ठीक है। 16,000 लोगों में से कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, y% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 100 माइनस के y% लोगों ने वोट डाला, यानी 100 माइनस y अपॉन 100, इतने लोगों ने वोट डाला, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, जितने लोगों ने वोट डाला है उसमें से भी 10% इनवैलिड हो गए हैं, यानी वैलिड जो है 9/10 ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि ये जो जिस बंदे को इतना 59.375% मिला है वो इतने डिफरेंस से जीत गया है। तो हमें डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है बेसिकली। तो डिफरेंस देखो कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको बताऊं एक बार क्या नाम है। सपोज करो कि मेरे पास 100 वोट्स हैं, कितनी वोट्स है, 100 वोट्स है। 100 वोट्स में से अगर दो बंदों को क्या मिल जाए, दोनों को 50-50 वोट मिल जाए, क्या वो जीत पाएंगे? जीत नहीं पाएंगे ना, वो टाई हो जाएगा मैच, मैच इलेक्शन वगैरह जो भी। लेकिन अगर एक बंदे को 40 मिलता है, एक बंदे को 60 वोट मिलता है, तो इसको क्या है कि 50 जो कि मेरी मिड वैल्यू है उससे इसको 10 जो है वोट कम मिल रहे हैं, 10% या 10 वोट कम मिल रहे हैं, और इसको 10 वोट ज्यादा मिल रहे हैं। तो मेरा जो डिफरेंस आएगा, वो मेरा जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 20 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना 40 और 60 वैसे भी दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं 50 से इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं क्या, कि 50 से जितना इसको ज्यादा मिला, 50 से उतना इसको क्या मिला, कम मिला। नहीं आई समझ में? 50 से जितना इसको क्या है ज्यादा मिल रहा है, 50 से उतना इसको क्या है कम मिल रहा है। बात आ गई समझ में? तो सेम यहां पर है क्या कि जीतने वाले कैंडिडेट को 50 से 9.375% ज्यादा मिल रहा है। एक साइड में लिखता हूं क्या, लूजर लिखता हूं। तो विनर जो है, विनर को बेसिकली क्या हो रखा है, विनर को एक सेकंड, विनर को हमारा क्या है कि विनर को आपका 9.375% ज्यादा मिल रहा है, और लूजर को क्या मिलेगा, 50 से 9.375% इसको कम मिलेगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आपका आएगा 18.750, यानी 18.75% मेरा डिफरेंस आ जाएगा। उसका अगर मैं फ्रैक्शन देखूं ये कितना होगा, 18:3/4 में इसको लिख सकता हूं, यानी 75/400 इसको लिख सकता हूं। 75/400 इसको आप डिवाइड कर सकते हो क्या, 25×3 = 75 और 25/16 3/16। तो बेसिकली आपको यहां पर क्या लिखना है, 3/16। ये आपको दिया हुआ है किसके इक्वल, 2484 के इक्वल। ये मुझे समझाना पड़ा, इसलिए ये इतनी बड़ी कहानी लग रही है आपको। अदरवाइज तो आपका एक लाइन का सोल्यूशन है, ये केवल एक लाइन का। देखो कैसे आप करोगे, क्या नाम है यहां से, ये आपका 9×3 = 27 होता है ना। तो 27 से इसको डिवाइड करके देखो क्या, 27 से इसको डिवाइड करो, 27×8 = 216 होता है, और 27×9 = 243, 27×9 = 243, 27×2 = 54, ठीक है, 92 आ गया इधर। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चली गई, ये 16 से ये 16 भी गया, तो यानी 100 माइनस के y इक्वल क्या आ गया आपका, 92 आ गया केवल। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू तो 8 आ गई। तो केवल एक लाइन का सॉल्यूशन था, बस केवल एक लाइन का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहो, क्या नाम है कि भाई मैं आपको जो दूसरा मेथड है वो भी बताऊं, तो वो भी बता देता हूं, वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा बस।
क्या, देखो हमने अभी निकाला था क्या कि अ, ये जो डिफरेंस था 18:3/4%, 18:3/4% ऑफ वैलिड वोट्स, ये क्या है, ये आपका है 2484। तो अगर आप वैलिड वोट्स निकालना चाहो, वैलिड वोट्स को मैं वी नाम दे देता हूं। वैलिड वोट कितना होगा, ये पहले तो इसको लिख ही लो, क्या नाम है, ये आपका क्या आया था, ये 3/16 इंटू वी इक्वल 2484। तो यानी वी, वी मीन्स वैलिड वोट्स आपकी कितनी हो गई, वैलिड वोट आपके पास हो गई 3 से, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ, यहाँ से ये जाएगा मेरे पास 8, 828, और v इक्वल हो जाएगा 828 इंटू 16, यानी मेरे पास ये वैलिड वोट्स है। लेकिन ये वैलिड वोट कब है, क्योंकि इनवैलिड वोट इसमें से हटाने के बाद 10%, अगर जितनी वोट डाली गई है उसमें से 10% हटा दो, यानी ये तो आपकी केवल 90% है किसकी, वोट्स कास्ट, डाली गई वोटों का 90% जो है ना, ये मेरा क्या नाम है, ये 828 इंटू 16 है। तो अगर मैं टोटल वोट्स कास्ट निकालना चाहूं, वोट्स कास्ट मतलब ये आपको लिखना नहीं है वोट्स कास्ट वगैरह, ये तो मैं लिख के बता रहा हूं, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, आपको यहीं पे कर देना है। अच्छा ये मेरा आया है वैलिड वोट, ये आपके क्या नाम है, ऐसे आपको वहीं पे इसके नीचे 90 लिख देना था, 100 की वैल्यू निकालनी थी, निकाल लेनी थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से जाएगा कितनी बार, मैं लिख लेता हूँ इधर ही, 9 9 जा 9 2 जा 92, 160, 160, ये हो गया। तो यानी वोट्स जितने डाले गए हैं ना, जितने वोट पड़े हैं वो क्या है, 16 दूनी 32, 16 निमा 144 और 147, इतने वोट डाले गए हैं। और कैंडिडेट जो मतलब एक तरीके से जो एलिजिबल लोग थे वोट डालने के लिए, 18+ लोग जो होंगे, क्या नाम है, वो कितने थे, 16,000 थे। 16,000 में से 14720 लोगों ने वोट क्या किया है, डाला है। कितनों ने नहीं डाला है, 16 में से 14 गए 2000, 2000 में से 700 गए 1300, 1300 में से 20 गए 1280, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो 1280 अपॉन, यानी वाई परसेंट की वैल्यू, वाई परसेंट इक्वल 1280 अपॉन 16,000 इंटू 100, 100 होगा ना यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो 16 8 128, 8%। तो वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। सो ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि दोनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पर भी बस कितना, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना था, 828/16, ये 90 की वैल्यू, 90 अपॉन में रखो इंटू 100 करो, फिर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो टोटल वोट जितने पड़े हैं, जितने लोगों ने वोट डाला है, वो उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अदरवाइज मैंने ये भी आपको बता दिया, ये सिंपल 1 लाइन वाला सॉल्यूशन अप्लाई करो और किस्सा खत्म करो। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है मेरे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 37 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है भाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल, यानी दो सर्कल है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, अच्छा 37 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स आर एम एंड क्यू, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जहां पर इन सर्कल पे टच कर रही है, वहां पर उन पॉइंट के नाम है एम और क्यू। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एम क्यू, तो डायरेक्ट ही बोल दो यार, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब जलेबी बना रखी है क्वेश्चन की। देखो कैसे बोल रहा है ये आपका हो गया, ये एक सर्कल हो गया, दूसरा भी छोटू सा सर्कल बना लो कोई, ये आपका हो गया। तो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है इसने सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ये आपको दे रखी है। और जहां पर क्या नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला, क्या बोल रहा है ये, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अबे यार चलो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जहां पर मिल रही है ना, क्या नाम है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपकी जहां पर मिल रही है इसको, ये ऐसे मिल रही होगी कहीं पे ये, तो इस पॉइंट के नाम इसने क्या दे रखे हैं, इस पॉइंट के नाम इसने एम और क्यू दे रखे हैं, ठीक है। बाकी आपको क्या नाम है, रेडियस भी दी हुई है, रेडियस भी दी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, थोड़ा ये इधर चला गया है, ठीक है। तो रेडियस वगैरह जो भी है आप देख लेना अपने आप अकॉर्डिंग, क्या नाम है। बाकी फिगर वगैरह बनाने की यहाँ पर कोई नीड थी नहीं,
कोई भी नीड यहाँ पर फिगर वगैरह बनाने की थी नहीं, सिंपली इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को मतलब ऐसे बोल दिया कि एम क्यू पे टच किया हुआ है सर्कल को लाइन सेगमेंट ने, जबकि ये एम क्यू ही आपकी क्या है, यही आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है डीसीटी का, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दो सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो सर्कल है उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर, डी का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2, यानी दोनों रेडियस का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको सर्कल के, ये है ना 37, ये जो है 37 का स्क्वायर माइनस के 22 माइनस 10 इसका डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 37 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर। अब कुछ लोग को लग सकता है कि यार कैलकुलेशन आ गई है, 37 इंटू 37 करो फिर 12 इंटू 12 करो, जबकि ये तो आइडेंटिटी है यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 37 प्लस 12 यानी स्क्वायर रूट में क्या होगा, ए प्लस बी 37 प्लस 12 यानी 49, और 37 माइनस 12 ये हो जाएगा आपका 25। तो बाहर निकल के आ जाएगा क्या, 7 और 5, 7 इंटू 5 यानी 35 सेंटीमीटर जो है ना मेरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है ए टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप ए। एक टैंक है, जब वो फुल भरा हुआ है वो खाली किया जा सकता है क्या, बाय एन आउटलेट पाइप ए इन 5.6 आवर्स, ठीक है। वाइल एन इनलेट पाइप, जबकि जो पाइप भरने वाला है, इनलेट पाइप जो है पाइप बी कैन फिल द सेम एम्प्टी टैंक, जब वो खाली है तो उसको भर सकता है कितने, 7 घंटे में, ठीक है। इफ पाइप्स ए एंड बी आर टर्न्ड ऑन अल्टरनेटिवली, अगर पाइप ए और बी को अल्टरनेटिवली यानी एकांतर रूप से खोला जाए, यानी जब ए काम कर रहा है, जब ए काम कर रहा है तो बी इनएक्टिव मोड में है, ठीक है, और जब बी काम कर रहा है तो ए इनएक्टिव मोड में है, ठीक है। तो यानी 1 घंटा ए काम कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इसने बोला है, क्या नाम है, स्टार्टिंग विद ए, 1 घंटा ए काम करेगा, 1 घंटा बी काम करेगा। फिर क्या बोला, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लेंगे टू एम्प्टी द टैंक व्हेन द टैंक इज फुल। अच्छा, जब टैंक फुल है, जब टैंक फुल है तो कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में। तो चलिए देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं क्या, कि मैं लिख लेता हूं यहां पर, क्या लिख लेता हूं, एक तरफ आपका ए हो गया, एक तरफ आपका बी हो गया। ए को मैं डिनोट कर रहा हूं क्योंकि खाली करने वाला पाइप है तो इसको माइनस से डिनोट कर देता हूं, और ये क्या है मेरा, ये आपका इनलेट पाइप है तो इसको प्लस से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। ए का टाइम जो है वो क्या है, एक्सक्यूज मी प्लीज, बी का टाइम है 7 आवर्स, और ए का जो टाइम है, ये मैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली सब कुछ दिखता रहे, ये 5.6 आवर्स है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब आपको केवल इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ गया 56, हो सकता है कुछ और भी आए, छोटा आ जाए, ठीक है, मैं 56 मान रहा हूँ। 56 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ये इसकी 56 यूनिट जो है ना, ये क्षमता आ गई, कैपेसिटी आ गई टैंक की। तो ए जो पाइप है, पाइप ए जो है 5.6 से अगर इसको डिवाइड करें तो 10 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली करता है, 10 यूनिट पर आवर। और ये जो पाइप है क्या नाम है, बी वाला जो पाइप है, ये क्या करता है, ये 8 यूनिट पर आवर के हिसाब से इसको क्या करता है, फिल करता है, 8 यूनिट पर आवर के हिसाब से। अब देखते हैं क्या, कि पहले घंटे में ए ने काम किया, ए जो है पहले घंटे में, ए इन फर्स्ट आवर, फर्स्ट आवर क्या काम करेगा ये भाई, 10 यूनिट खाली कर देगा ये, 10 यूनिट खाली कर देगा ये। फिर बी आता है सेकेंड आवर में, बी इन सेकेंड आवर, दूसरे घंटे में बी काम करेगा, ऐसे ही फिर तीसरे घंटे में ए काम करेगा, चौथे घंटे में क्या करेगा, आपका ये काम करेगा, क्या बोलते हैं इसको, बी काम करेगा। यानी ए जितने घंटे में काम करेगा वो क्या, वो उसके ओड प्लेसेज है, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से, और बी के 2 4 6 8 10 12 यानी उसके इवन प्लेसेज है। ये 8 यूनिट भर के चला गया, ए ने 10 यूनिट, ए मतलब क्या था कि टैंक भरा हुआ था, क्योंकि टैंक भरा हुआ था, ए आया, ए ने 10 यूनिट खाली कर दी बी दोबारा आया, बी ने क्या किया, 8 यूनिट भर दी। तो रिजल्ट क्या रहा, 2 घंटे का जो है रिजल्ट क्या रहा,
2 घंटे का रिजल्ट जो है वो क्या रहा, 2 घंटे का रिजल्ट 2 आवर्स, ये आपका रिजल्ट रहा -2 यूनिट। 2 घंटे में 2 यूनिट खाली हो गई है। ठीक है, अब देखो क्या है कि आपको 56 यूनिट खाली करनी है। यहां पर ये मत सोच लेना कि 2 घंटे में 2 यूनिट खाली हो रही है तो इसका मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट खाली होगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 घंटा ए खाली करता है, 1 घंटा ए भरता है। तो ये तो हम नहीं बता सकते कि 1 घंटे में एक खाली होगा, क्योंकि एक किसी घंटे भर रहा है, किसी घंटे खाली हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत से बच्चे क्या क्या करेंगे, अच्छा 2 घंटे में 2 यूनिट खाली हो रही है, 56 यूनिट है, 56 यूनिट है, 56 आंसर लगा देंगे, और जो कि गलत हो जाएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगी वो एक तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, 56 के आसपास कोई वैल्यू देखनी है, और वैल्यू भी किस हिसाब से, आप ए को देखो, क्योंकि ए का प्लेस क्या है, ए के जो प्लेस है, मतलब जो घंटे हैं जिसमें वो काम करेगा, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी ओड प्लेसेस है सारे। बी के जो घंटे हैं वो क्या है, 2, 4, 6, 8। तो यानी मैं क्या कह सकता हूं कि ए और बी की जो साइकिल खत्म होगी ना, ए और बी की जो साइकिल खत्म होगी वो इवन साइकिल होगी, इवन नंबर पे खत्म होगी, मतलब। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इवन नंबर बनाने के लिए बेसिकली यानी 2 घंटे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं किसी भी नंबर से आसपास से। पहले ए को देखो, ए क्या है, 1 घंटे में 10 यूनिट खाली कर रहा है, तो कम से कम इतना मार्जिन रखो कि अगर ए किसी भी ओड प्लेस पे आता है और वो 10 यूनिट एक साथ खाली करके चला जाता है, तो मैं 56 से 10 कम ही लेने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे 56 से अगर मैं 10 कम लूंगा तो 46 होगा। तो मैं यहां पर क्या कर दूं, इसमें 23 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसमें भी 23 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 23 साइकिल हो जाएगी 2-2 घंटे की। तो यानी 46 आवर्स का जो रिजल्ट होगा, 46 आवर्स का जो रिजल्ट होगा वो माइनस के 46 यूनिट होगा। ठीक है, 46 आवर्स का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 46 यूनिट होगा। अब क्या हुआ कि 47 आवर में 46 आवर तक आपका कैसे चला, ए बी ए बी ए बी ऐसे इवन प्लेस पे खत्म हो गया है। अब 47 तार में क्या आता है, ए आता है धाकड़ एंट्री के साथ, और बची हुई जो है ना 10 यूनिट भी खाली कर देता है, बची हुई 10 यूनिट भी खाली कर देता है वो। एक सेकंड रेड पेन ले लेता हूं, 10 यूनिट भी वो खाली कर देता है। ठीक है, इसलिए मैंने आसपास की ये वैल्यू ली थी, 10 यूनिट खाली कर दी, यानी पूरे आप ये मानो कि 47 घंटे में, 47 आवर्स में आपका टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। 47 आवर्स में आपकी 56 यूनिट खाली हो जाएगी, 56 यूनिट खाली हो जाएगी। आ रही है बात समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यानी आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 47 आवर्स, यही इसने पूछा था, कितना टाइम लगेगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, नॉट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर दिया। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 11 कहता है द पॉइंट्स पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर। एक लाइन सेगमेंट क्यू आर बना लेते हैं पहले, एक लाइन सेगमेंट क्यू आर पहले मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। ये क्यू आर मैंने बना लिया, आई होप को आपको विजिबल होगा ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। इसने क्या बोला है फिर, पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड, यानी पी भी इधर है कहीं, एस भी इधर है, या इधर है, दोनों दोनों इधर है, कहीं भी ले लो, मतलब एक ही साइड पे है, सेम साइड पे है लाइन सेगमेंट क्यू आर की। सच दैट कि इस प्रकार कि पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। अगर मैं पी यहां पर ले लेता हूं, पी अगर मैं यहां पर ले लेता हूं तो पी क्यू आर 90 डिग्री है, पी क्यू आर क्या है मेरा, 90 डिग्री है। ओके, परपेंडिकुलर हो गया इस पे। फिर क्या बोला, एस आर क्यू, अगर एस कहीं इधर लूं और फिर आगे भी पढ़ लूं, एक बार पूरा ही पढ़ दूं, पी क्यू इक्वल एस आर। अच्छा, ये जो पी क्यू है ये एस आर के इक्वल भी है, तो यानी अगर एस मेरा कहीं यहां पर पॉइंट है तो एस आर क्यू तभी तो 90 बनेगा ना, तभी तो 90 बनेगा ये। तो चलो इसको बनाता हूं, क्या नाम है, ये आपका हो गया, ये पी क्यू इक्वल एस आर, तो ये 90 हो गया भाई जी, और ये भी 90 हो गया। फिर आगे इसने क्या बोला है, ट्राइंगल बना रखा है पी क्यू आर और एस आर क्यू, यानी ज्वाइन करना पड़ेगा हमें पी से आर तक, पी से आर तक ज्वाइन करना पड़ेगा। ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं तो थोड़ा सा मैनेज करना, ये तो कंप्यूटर का डिजाइन है, थोड़ा सा ये खींच जाती है लाइन सीधी वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है हम लोगों को। ओके, देखो सीधी खींचने की प्रयास करी ना इस बार, तो नहीं हो पाई यार ये, तो शेप ही ले लेते हैं यार।
इज्जत बच जाएगी अपनी। ठीक है, ओके। मिल जा भाई, मिल जा यार। मिल गया, मिल गया, मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, अब इसने बोला है कि ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल एस आर क्यू के कॉन्ग्रुएंस है। ये जो साइन होता है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है? जिसके सारे अंग समान हो, दो त्रिभुज ऐसे जिसका सब कुछ बराबर है, जिसकी साइड एंगल सब कुछ बराबर है, ऐसे त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज या कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोलते हैं हम। तो पी क्यू आर और एस आर क्यू, एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए क्या, जैसे पी क्यू आर है, एस आर क्यू है, और पी क्यू आर के साथ एस क्यू आर, तो नाम भी उसी तरीके से थोड़ा सिमेट्री में ही नाम लिखे जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, यानी कौन सी जो लाइन है, कौन सी जो साइड है, वो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर लाई करे, इस तरीके से नाम यहां पर लिखे जाते हैं। आई बात समझ में? तो अब इसने क्या बोला है कि पी क्यू आर में क्या हो गया कि पी क्यू बराबर एस आर हो गया, पी क्यू बराबर एस आर हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी जानना चाह रहा है, जस्ट ए सेकेंड। ये मैं ऐसे बना ले रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैनेज करना आप, तिरछा विरछा मत बनाना इसको कि कैसे बना दिया। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन मैनेज कर लेना यार। तो ये क्या है? ये P है, ये Q है, ये R है, और ये क्या है? ये S है, ये Q है, और ये R है। तो बेसिकली क्या है कि PQ बराबर है आपका SR के, QR बराबर है QR के, क्योंकि कॉमन साइड है, और इनके बीच का जिसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो ये क्या है? इक्वल है। तो दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ये तो एस एस प्रॉपर्टी होगी ना। तो ऑप्शन जो बी है आपका, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या है कि उनका डाउट रहता है कि अगर कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ना, 90 डिग्री अगर आ गया, मतलब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट केवल और केवल आरएचएस से हो सकते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। गलत क्यों है, आप एक बात बताओ। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी जो है उसकी कंडीशन क्या होती है? आरएचएस जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी है, उसकी कंडीशन होती क्या है? ये मैं एक और फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। एक ये हो गया, और ये एक दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आई बात समझ में? ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ये तब होंगे जब एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हो, आर एच एस, आर मतलब 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूस जो भी बोलते हैं, हाइपोटेनियस ही बोलते हैं हम लोग। तो हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। और एक साइड, दो जो साइड है ना 90 डिग्री बनाने वाली, 90 डिग्री बनाने वाली जो दो साइड्स है, बेस और परपेंडिकुलर, उनमें से एक साइड सॉरी, एक साइड दूसरी साइड के मतलब दूसरे ट्रायंगल की कोरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए। आई बात समझ में? जबकि यहां पर क्या है, जबकि यहां पर तो केवल और केवल क्या है कि आपका साइड एंगल साइड, यानी दो साइड इक्वल है और उनके बीच का, तो यहां पर ऐसे ऐसे होगा ये, ना कि आरएचएस से। ठीक है, आई होप को आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन अर्न्स रुपीज 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। एक पर्सन क्या करता है? अर्न करता है 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट। इफ हिज इनकम, अगर उसकी इनकम क्या करती है? इंक्रीज हो जाती है 20% से, और एक्सपेंडिचर क्या है उसका? 10% से क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग। उसकी सेविंग में परसेंटेज इंक्रीज हमें फाइंड करके बताना है। ओके, ठीक है, निकालते हैं इसको कैसे। आप एक चीज यहां से बताइए क्या, कि क्या इस 16,000 की मुझे एक्चुअल में नीड है? क्यों? क्योंकि मुझसे तो क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है। तो सैलरी मेरे मन से मैं कुछ भी मांग सकता हूं। मैंने सपोज किया कि मैंने उसकी सैलरी 100 रुपए पर महीना मान ली, एक एक महीने की उसकी सैलरी 100 रुपए है, जिसमें से एक्सपेंडिचर खर्च कर देता है 80% और सेव कर लेता है 20%। नहीं आई समझ में बात? सेव कर लेता है कितना? 20%। फिर क्या करता है? उसकी सैलरी में 20% का इनकम वो सॉरी इंक्रीमेंट लग जाता है, इंक्रीज हो जाती है 20% से। तो 100 का 20% क्या होगा? 20 रुपए इंक्रीज हो गई उसकी सैलरी। एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा 10% से इंक्रीज,
यानी 80 का 10% जो होगा, ये कितना होगा, ये 8 होगा, तो यानी +8 हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर मेरा जो सेविंग एक्स्ट्रा हुई ये कितनी हुई, ये हो जाएगी आपकी +12। भाई 20 रुपए उसके बढ़े, जिसमें से 8 उसने खर्च कर दिए, तो बाकी बचे हुए 12 रुपए वो क्या कर लेगा, 12 रुपए वो अपने बचा लेगा। तो सेविंग में जो उसका इंक्रीमेंट है, उसका इंक्रीज परसेंटेज है, वो कितना होगा, 12/20 × 100, यानी 20 पंजे 100, 12 पंजे 60%। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। ये केवल इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये 16,000 वगैरह लेने की नीड नहीं होती है, अपने मन से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारी इजी वैल्यू है और परसेंटेज पूछा। अगर ये मान के चलो कि ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज पूछ ले आपसे, इन टर्म्स ऑफ अगर रुपीज पूछ ले, तो फिर आपके लिए 16,000 जो है ना, ये थोड़ा सा इसका मतलब वैल्यूएबल हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 13, इफ 7 sin θ + 4 cos θ = 5/4 एंड 9 sin θ - 2 cos θ = 5/4, तो ये हमें वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो क्यों ना इसको tan में कन्वर्ट कर ले, क्यों ना इसको tan में ही कन्वर्ट कर ले, है कि नहीं। तो tan में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या तो sin थीटा की वैल्यू आप निकाल लो, ट्रायंगल वगैरह बनाओ, या फिर इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर में cos θ से भाग देकर, cos θ से भाग यानी डिवाइड देकर, 7 sin θ cos θ प्लस के 4 cos θ ये हो गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 9 sin θ cos θ माइनस के 2 cos θ ये आपका हो गया, और इक्वल हो गया आपका 5/4, ठीक है। तो अब आप देखोगे क्या, आपका चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आपकी कोस से कोस कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन के कोस क्या हो गया, ये आपका हो गया 7 tan θ + 4, नीचे क्या हो गया, नीचे भी ये कैंसिल हो गया, और 9 sin अपॉन कोस यानी 9 tan θ -2 इक्वल 5/4। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करो और आंसर निकालो। कैसे, 7 × 4 = 28, यानी 28 tan θ आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 28 tan θ, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, RHS में 5 9 45। तो यानी ये लेफ्ट वाला जो tan θ है 28, ये राइट साइड में जाएगा, तो 45 - 28 यानी 17 tan θ हो जाएगा। ऐसे ही क्या है कि 4 4 जा, ये जाएगा 16 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना जाएगा, -10, जो कि राइट हैंड साइड में एक साथ इकट्ठा अगर कर ले इसको, तो ये हो जाएगा 16 + 10 यानी 26। तो बेसिकली tan थीटा की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 26/17 हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है tan² θ + 5 tan² θ -5। तो अब तो ये आसान हो गया ना आपके लिए, अब तो कुछ भी नहीं है आपको, अब तो फॉर्मूला रख देना, tan² θ + के 5 tan² θ - के 5, ये आपका हो जाएगा। इसका स्क्वायर जब आप करोगे 26/17 का स्क्वायर करोगे, तो 676/289 + 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 676/289 सेम ही चीज है, -5। अब क्या करो आप, एलसीएम वगैरह लेने का प्रयास करो। एलसीएम वगैरह अगर आप लोगे तो 289 आपका एलसीएम आ गया, ये 676 हो गया, प्लस 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक बार, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 289 की, तो 29 पंजे 145, 1450 में से 5 अगर जाते हैं तो 1445 आ गया, ठीक है। और सेम ही चीज ये प्लस ही है, ठीक है। सेम ही चीज क्या होगी, 1676 - 1445/289। मैं तेज लग रहा हूँ क्या, थोड़ा तेज समझा रहा हूँ क्या, मैं बस क्वेश्चन ही जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ कि 2 3 क्वेश्चन बचे हुए होंगे, सो दैट क्लास की जो टाइमिंग है वो थोड़ी लंबी ना हो जाए, बस इसलिए, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन ही है, बस कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं, तो ये तो आप कर सकते हो आसानी से। इसको ऐड करो एक बार, 1400 और 600 आपका 2000 हो गया, 2000 70 40 कितना हो गया, 110, यानी 2110, और 6 5 11, 21 आ गया ऊपर। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया, इसमें से डिवाइड करो, वो माइनस करो इसको, 5 6 9 आ गया, 15 में 6 गया 9,
और 13 में से 7 गया 6, और 13 में से 6 गया अगेन 7, और क्योंकि माइनस में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि 1445 इज ग्रेटर देन 676। तो ये ऑप्शन है क्या, 2121 6769? हाँ, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन एक बचा होगा, दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, तो इनको भी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन 4x प्लस के माइनस के 2y प्लस 3 इक्वल 0, एक इक्वेशन आपको दे दी है, एंड के माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 इक्वल 0, एक इक्वेशन आपको दे दी है, आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो वैल्यू फाइंड करो के स्क्वायर प्लस 6। ओके, ठीक है। तो देखो इसका एक कंसेप्ट आपको बता देता हूं बहुत जल्दी से। अगर मेरे पास किन्हीं दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। और ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है कि x का जो कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, और दूसरी इक्वेशन में क्या है, a2 है, उनका जो रेशियो होगा a1 अपॉन a2 इक्वल क्या होगा, y के कोफिशिएंट के, y के जो दोनों कोफिशिएंट है उनके रेशियो के इक्वल होगा। आई बात समझ में, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं होगा, क्योंकि अगर c1 अपॉन c2 अगर हो गया बेसिकली, तो फिर तो सेम ही लाइन हो गई एक तरीके से। ठीक है। एक सेकंड, हाँ, C1 अपॉन C2, ये C1 है, ये आपको G तो नहीं लग रहा ना, ये क्या हो गया, C1 अपॉन C2। ठीक है। तो C1 अपॉन C2 इसके इक्वल नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है नहीं भी होगा, जनरली तो नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, तो सेम चीज यहां पर है। A1 क्या है, 4 है, आपका A1 क्या है, 4 अपॉन A2 क्या है, x का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, x का गुणांक k-2, k-2 इक्वल, इधर हो गया k-2, ये b1 अपॉन b2, k-2 अपॉन 9। आई बात समझ में आपको। तो बस अब तो सिंपल है बिल्कुल, k-2 का स्क्वायर अगर आप करो तो 4 9 जा क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो k-2 इक्वल आपका आ जाएगा ये +-6, +-6। इसने लेकिन कंडीशन दे रखी है एक, कि क्या के जो है ग्रेटर देन है 0 से। तो चलो इसको भी देखते हैं। अगर एक साइड क्या लेते हैं, k-2 इक्वल +6 लेते हैं, और एक साइड k-2 इक्वल -6 लेते हैं। ठीक है। तो k बराबर यहां पर क्या हो गया, यहां पर 8 आ गया, और k बराबर यहां पर क्या आ गया, -4 आ गया। -4 क्या है, 0 से छोटा है, और 8 क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना मेरी, ये वाली जो वैल्यू है, ये केस जो है मेरा एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली दिस विल बी एप्लीकेबल। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, के स्क्वायर प्लस क्या निकालना है भाई, एक बार देख लो यार कोई, k² + 6, k² + 6 यानी 8² + 6, यानी 64 + 6 यानी 70 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 70 आपका आंसर हो जाएगा। 70 कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये क्या, ए बस ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इनिशियली एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h, यानी जो डिस्टेंस है कोई, उसका 1/3 40 km/h की स्पीड से चलती है। नेक्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 50 km/h, उसके बाद फाइनल 1/3 आपकी बची, वो 60 km/h के हिसाब से। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। बेसिकली क्वेश्चन डाला गया है केवल कैलकुलेशन पर्पज से, कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि राउंड ऑफ करने को बोला है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है। तो प्रीसाइजली आपको नहीं निकालना है कि मतलब आप सारा निकालो आगे तक, तो और प्रीसाइजली आएगा भी नहीं, क्योंकि ये पूरा डिवाइड ही नहीं होगा। तो चलिए, चलो इसको करने का प्रयास करते हैं। एक तो मैं आपको कंडीशन बता दूं क्या, कि दो जहां पर स्पीड दी हुई हो, क्या नाम है, सेम डिस्टेंस अगर दी है मेरे पास, सेम डिस्टेंस में दो अगर स्पीड दी गई है, सेम डिस्टेंस में दो अगर स्पीड दी गई है मेरे पास, तो वहां पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का
2ab अपॉन a प्लस के b, 2ab अपॉन a प्लस b। फिर सेम डिस्टेंस में अगर 3 की मैं बात करूं, 3 स्पीड दी गई है सेम डिस्टेंस में, 3abc, तो वहां पर 3abc अपॉन ab प्लस bc प्लस ec, ये दोनों एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हैं, ठीक है। लेकिन ये ना भी लगाओ तो भी हो जाता है क्वेश्चन इक्वल स्पीड वाला। सेम ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है, वो सॉरी इक्वल डिस्टेंस वाला। इक्वल डिस्टेंस वाला कैसे, टाइम एंड वर्क में जैसे हमने सीखा है ना, तो टाइम एंड वर्क में हमने क्या सीखा है, टाइम एंड वर्क में हमने एलसीएम लेना सीखा है, इसका क्या नाम है, कोई वर्क मान लेना, क्या नाम है, एलसीएम वगैरह लेके। तो यहाँ पर हम सेम काम करेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे। डिस्टेंस सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 40, 50 और 60, 4, 5 और 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 4 पंजे 20, ये 60, 600 हो जाएगा, ठीक है, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, और ये क्या हो गया, 10 हो गया। लेकिन ये तो केवल एक डिस्टेंस है, ये तो केवल एक डिस्टेंस है। हमारे पास ऐसी कितनी डिस्टेंस है, क्योंकि 40 की स्पीड से भी कवर करी गई है, 50 से भी और 60 से भी। तो जितनी भी हमारे पास डिस्टेंस होंगी इक्वल डिस्टेंस, उससे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर 2 होती तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे टोटल इनका जो सम बनेगा, ठीक है। ये बेसिकली कंसेप्ट है क्या, ये भी बताता हूँ अभी। 15, 12, 27 और 10, 37, 37। अब ये आपका हो गया 1800 अपॉन 37। अब 36 5 जो होता है 180, 37 5 क्या होगा 185, यानी मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 1850 माइनस के 50 अपॉन 37, ये ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ इसको। तो 37 से यानी 50 तो पूरा चला गया, माइनस के यहाँ पर 1 पॉइंट ए बी रह जाएगा, 1 पॉइंट ए बी परसेंट, यानी 49 से कुछ कम, यानी 48 पॉइंट एक्स वाई परसेंट कुछ जो भी रहा होगा आपका, 48.65%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। समझ आ गया ये कंसेप्ट। बेसिकली ये कुछ नहीं है क्या, कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है ना, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो सपोज करो आप क्या कर रहे हो कि टोटल डिस्टेंस आप 3 मान ले, 3 मान ले रहे हो, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन कितना 50 प्लस 1 अपॉन आप क्या करोगे 60, ये करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी से मतलब ये निकल के आया बेसिकली, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें आज जानने को मिली होगी, बेसिक कैलकुलेशन को, मतलब सॉरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कैसे बेसिक और सिंपल बनाया जाता है, और कैसे क्वेश्चन हमने सोल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने यही सब डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये कंटेंट भी अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ भी, कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो, कहीं पर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा पूरा पूरा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।